हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक की पोम कैनवास ऑफ सॉइल एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस पोम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स प्लस बैक एक्सरसाइज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको इस पोम का एक्सप्लेनेशन करवाया था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देख कर आइए, ताकि आपको इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं उनको समझने में परेशानी ना हो। ओके, तो पोएम लिखी किसने है? यू मस्ट नो द पोएट्स नेम। पोएट नेम इज माया एंथनी। ओके, अब यहाँ पर देखिए, पोम को पढ़ने के बाद चेक योर अंडरस्टैंडिंग का कॉलम आता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रीड द पोम अगेन एंड कंप्लीट द समरी ऑफ ईच स्टैंजा बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पर स्टैंजा वाइज यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर समरी लिखी हुई है, जहाँ पर देयर आर सम फिलअप्स दैट यू नीड टू फिल अप। ओके, द डैश इज पोर्ट्रेड एज अ रिच पैलेट। ठीक है, रिच पैलेट तो बच्चे किसको बताया गया है? अर्थ को बताया गया है। ओके, अर्थ इज पोर्ट्रेड एज रिच पैलेट वेयर गार्डनर्स ड्रीम्स फ्लरिश। ठीक है, DREAMS। ठीक है, ड्रीम्स फ्लरिश इन द फॉर्म ऑफ डैश। ठीक है, किस फॉर्म में बेटा फ्लरिश करती है? इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। ओके, अवेटिंग स्प्रिंग, क्योंकि ये सीड्स जो हैं किसका इंतजार करते हैं? स्प्रिंग के आने का इंतजार करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द गार्डन फ्लावर्स डैश इनटू ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट ब्लॉसम्स। बच्चे यहाँ पर तो साफ पता चल रहा है ब्लॉसम्स आएगा, BLOSSOMS। ठीक है, ब्लॉसम्स। तो द गार्डन फ्लावर्स ब्लूम। ठीक है, क्या करते हैं? ब्लूम करते हैं ना, इनटू अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ ब्लॉसम्स। ब्लॉसम मतलब फूल। ठीक है, रिजेंबलिंग अ डैश बाय मदर नेचर। रिजेंबलिंग अ पेंटिंग, राइट? क्या बन जाती है? एक पेंटिंग बन जाती है। यहाँ पर आप स्पेलिंग ठीक लिख लीजिएगा। बाय मदर नेचर इन द लाइट ऑफ मॉर्निंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच गार्डन इज लाइकेंड टू अ वाइड कैनवास। बच्चे किसके साथ कंपेयर करा है? CANVAS। ठीक है, किसके साथ कंपेयर किया है? कैनवास के साथ कंपेयर करा है। इंटीग्रेटिंग आर्ट एंड लाइफ। ठीक है, किन दोनों का इंटरकनेक्शन बताया है? आर्ट एंड लाइफ का इंटरकनेक्शन बताया है। थ्रू द एफर्ट्स ऑफ गार्डनर्स गार्डन ट्रांसफॉर्म इनटू स्टिल लाइफ पेंटिंग्स। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वो स्टिल लाइफ पेंटिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर ईच स्टैंजा फ्रॉम दोज गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा टाइटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे देख लेते हैं। नेचर्स वर्क ऑफ आर्ट स्वीट स्मेलिंग ब्लॉसम्स। बच्चे पहले हम देखते हैं कि कौन सा हम किसको बिल्कुल भी हम नाम नहीं दे सकते। तो स्वीट स्मेलिंग ब्लॉसम्स जो है ये तो आउट है। ठीक है, द पेंटर्स कैनवास ये भी आउट है। अब रह गए हमारे पास 3, नेचर्स वर्क और वर्क ऑफ आर्ट। ओके, उसके बाद गार्डन्स एज लिविंग कैनवसेस, अर्थ एंड पॉसिबिलिटीज। तो पहले स्टैंजा में आपकी अर्थ की बात की गई है, राइट? तो इसको हम देंगे स्टैंजा नंबर 1, क्योंकि हमें कैसे पता चला? फर्स्ट स्टैंजा में लिखा था कि पैलेट ऑफ अर्थ। ओके, क्लियर? तो अर्थ और उससे रिलेटेड पॉसिबिलिटीज की बात की गई है कि इस अर्थ पर क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। सेकंड में नेचर के आर्टवर्क की बात करी है। ठीक है, स्टैंजा 2 में नेचर के आर्टवर्क की बात करी है, जहाँ पर फूल जो हैं, ब्लॉसम्स जो हैं वो ब्लूम कर जाते हैं। एंड देन लास्ट में जो थर्ड स्टैंजा है उसमें गार्डन को लिविंग कैनवसेस के साथ क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। सो दिस विल बी द टाइटल ऑफ स्टैंजा नंबर 3। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से हम समझ के कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो बच्चे सबसे पहले राइम स्कीम तो आपको पता ही है इस पोम की क्या है? AABB है। तो थर्ड को आप सेकंड के साथ मैच करोगे। ओके, मेटाफोर बच्चे कहाँ लग रहा है? मेटाफोर इज देखते हैं, हमारी कुछ ऑप्शंस इस पेज पे नहीं है, राइट? तो स्पीकर कौन है? पहले ये कर लेते हैं बच्चे। हु इज द स्पीकर? स्पीकर कौन है बच्चे? स्पीकर इज द गार्डनर। ठीक है, तो गार्डनर इज डन एंड राइम स्कीम जो है ये कर ली है हमने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चे? नेक्स्ट इज 7th पर आते हैं। 7th इज एलिट्रेशन, राइट? एलिट्रेशन कहाँ अप्लाई हो रहा है बच्चे? ये ब्लॉसम्स ब्लूम में अप्लाई हो रहा है। तो थर्ड वन इज ऑल्सो डन। इसको एलिट्रेशन के साथ आप मैच करोगे। ठीक है, पोएट की टोन कैसी है बच्चे? एप्रिशिएटिव है। पोएट जो है वो एप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, टोन इज एप्रिशिएटिव। ठीक है, एंड मूड कैसा है बच्चे? मूड का मतलब क्या होता है? टोन क्या होता है? व्हाट द पोएट फील्स। पोएट को कैसा लग रहा है? और मूड मतलब व्हाट द रीडर फील्स। ठीक है, रीडर को पढ़ने के बाद कैसा लगेगा? तो रीडर्स को पढ़ने के बाद बच्चे कैसा लगेगा? रीडर्स को पढ़ने के बाद लगेगा जॉयफुल। ओके, क्लियर? तो ये भी हो गया है हमारा। नेक्स्ट हमारा रह गया है इमेजरी। इमेजरी में मतलब जिनकी पिक्चर्स माइंड में बन पाए। ठीक है, राइट?
तो किन किन की पिक्चर्स बन पा रही है बच्चे, कलर्स की, ब्रश स्ट्रोक्स की, ब्लॉसम्स की, शेड्स ऑफ ग्रीन। ओके, सो दिस ऑल कैन बी मैच्ड विद पार्ट 1। ओके, इसको 1 के साथ मैच करोगे आप। ओके, उसके बाद मेटाफोर। मेटाफोर आपका कहाँ बच्चे, बाकी सारे हमारे पार्ट्स जो है वो कवर्ड है। तो मेटाफोर आपका क्या है बच्चे, ये रहा नेक्स्ट पेज पे लिखा है, गार्डन एज पेंटिंग। ठीक है, गार्डन को किसके साथ कंपेयर किया गया है, पेंटिंग के साथ किया गया है। प्लॉट को, ईच प्लॉट को कैनवास के साथ कंपेयर किया गया है। सीड्स को ब्रश स्ट्रोक्स के साथ कंपेयर किया गया है। बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मेटाफोर जो है लग रहा है। नेक्स्ट इज एलिगरी के बारे में आपको बताया गया है। ये भी एक पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, जिसके अंदर एक पोम का क्या होता है, डीप मीनिंग छिपा होता है। ठीक है, लिखा है ना, डीपर मीनिंग होता है। तो ये हम जब मैंने आपको डिस्कस करवाया था इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, तब हमने इसको डिस्कस कर लिया था, लेकिन स्टिल मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि क्या डीप मीनिंग है इसका, कि लाइफ की जर्नी और ग्रोथ को यहाँ पर कंपेयर किया गया है गार्डन के साथ। ठीक है, जैसे कि गार्डन के अलग अलग सीजन्स चेंज होते हैं, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, ये हमारी लाइफ को दर्शा रहा है। ठीक है, हम लाइफ में ग्रो करते हैं और साइक्लिक नेचर हमारा इसी तरीके से नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस को क्या करा गया है, एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हार्मनी एंड डाइवर्सिटी, जैसे बहुत सारे डिफरेंट कलर का जो इंट्रैक्शन होता है गार्डन में। ठीक है, तो वो किसको दर्शाता है, ब्यूटी को, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड हार्मनी इन आवर वर्ल्ड। ठीक है, कि कितना जरूरी है हमारे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी और हार्मनी का होना। तो जैसे हमारा इंडिया है, राइट, हमारे इंडिया में क्या है, कितने सारे अलग अलग जो है स्टेट्स के लोग हैं, सबके कल्चर्स अलग हैं, डाइवर्सिटी कितनी है, लेकिन सब आपस में मिलके ये क्या है, हमारा इंडिया एक गुलदस्ता है, एक बुक है, एक गार्डन की तरह। ओके, क्लियर, तो ये यहाँ पर बताया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द पोम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट लाइन क्या है, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड थ्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। The poet has used a metaphor in brush strokes of seeds. Which option from those given below use a metaphor? ठीक है, किसमें मेटाफोर यूज हो रहा है, तो मेटाफोर हमें पता है जहां पर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल किए। तो अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं और देखते हैं। हर मदर्स हार्ट हर्ड हर हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट विद काइंडनेस, शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हमें साफ पता चल गया, यहाँ पर मेटाफोर लग रहा है, क्योंकि शी जो ये हार्ट है इस लड़की का, इसको कंपेयर किया गया है गोल्ड के साथ बिना लाइक और एज के कंपैरिजन किए। ओके, ये नहीं लिखा कि शी हैज अ हार्ट लाइक गोल्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब वही आ रहा है, लेकिन लाइक वर्ड को स्किप किया है, तो बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ के ही पता चल गया था, तो मैंने आगे की ऑप्शंस रीड नहीं की। ओके, तो नेक्स्ट हिज पार्ट सेकंड, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, द फ्रेज प्लांटेड ट्रू इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इम्प्लाइज। अच्छा, प्लांटेड ट्रू का क्या मीनिंग है, बोल रहे काफी इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्या पता चलता है, दैट सीड्स आर प्लांटेड विद केयर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना, दैट सीड्स आर प्लांटेड विद, ठीक है, किससे बच्चे, केयर के साथ। ओके, सिंसेरिटी के साथ, सिंसेरिटी लिख सकते हैं, विद होप के साथ। ओके, विद और क्या बोल सकते हैं, ऑनेस्टी। ठीक है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। ओके, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई हैज द पोएट यूज द वर्ड ह्यू इंस्टेड ऑफ कलर्स इन द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो बच्चे देखते हैं यहाँ पर, इसके लिए तो एक्सट्रैक्ट को देखना पड़ेगा। बोल रहा है कि पोएट ने जो है ह्यू वर्ड का यूज क्यों करा है। ठीक है, ह्यू का मतलब कलर होता है, तो पोएट वुड हैव यूज्ड कलर वर्ड हेयर, बट पोएट ने यहाँ पे ह्यू वर्ड को क्यों यूज करा, तो सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ह्यू और ट्रू, ह्यू जो है वो ट्रू के साथ क्या करेगा, राइम करेगा। ठीक है, तो आप सीधा लिख दोगे, द पोएट हैज यूज द वर्ड ह्यू इंस्टेड ऑफ कलर्स इन ऑर्डर टू राइम इट विद ट्रू। ओके, उसको किसके साथ राइम करने के लिए, ट्रू के साथ राइम करने के लिए। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर आप लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली लेट मी स्क्रॉल अप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली इन विद अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट से वर्ड जो है वो हमें पिक करना है। ऑलराइट, तो समर हमारा कैसा होता है बच्चे, हॉट, गर्मियों में तो गर्मी लगती है, लेकिन स्प्रिंग हमारा कैसा होता है, तो एक्सट्रैक्ट में देख देख लेते हैं कौन सा वर्ड आ सकता है। तो स्प्रिंग हमारी बच्चे कैसी होती है, वाइब्रेंट होती है। ठीक है, वाइब्रेंट मतलब जहाँ पर ब्राइट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फूल खिल जाते हैं। क्योंकि इसने एक्सट्रैक्ट में से बोला है, तो इसलिए हम यहाँ पर वाइब्रेंट लिखेंगे। ओके, वाइब्रेंट। लेकिन अगर ये एक्सट्रैक्ट से नहीं बोलता और वैसे ही बोलता कि आप समझ कर अपने आप करो, तो अगर समर गर्मी से भरी होती है, तो स्प्रिंग में क्या होता है,
कूलनेस होती है, ठीक है, कूल लिख सकते हैं, स्प्रिंग कूल होती है, फ्रेश होती है, ठीक है, वाइब्रेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द एजर्शन एंड द रीजन एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्टली सूटेड। ठीक है, गार्डनर्स वेट फॉर स्प्रिंग, ठीक है, गार्डनर जो है वो किसका वेट करते हैं, स्प्रिंग का वेट करते हैं। हाँ बिल्कुल ट्रू, क्योंकि तब उनको जो है उनकी मेहनत का फल मिलेगा, अलग अलग उनको रंग वाले फूल देखने को मिलेंगे। गार्डन्स आर वर्थ पेंटिंग इन स्प्रिंग, हाँ बिल्कुल, स्प्रिंग में तो गार्डन्स का नज़ारा जो है बिल्कुल पेंटिंग वाला ही होता है। दोनों चीज़ें ट्रू हैं, लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो हमें ये तो पता है दोनों ही ट्रू चीजें लिखी हुई हैं, तो देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। गार्डनर्स वेट फॉर स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग के लिए वो क्यों वेट करते हैं, उसका रीजन ये नहीं है। ओके क्लियर, उसका रीजन ये है कि इसमें फ्लावर्स जो है वो ब्लूम करते हैं, ठीक है, उनको उनके जो इनपुट है उसका आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा इन द स्प्रिंग। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं द बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन वेयर ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड आरटीसी पर चलते हैं। ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। ओके, व्हाट डज ईच प्लॉट रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। ईच प्लॉट किसको रेफर कर रहा है बच्चे, ईच प्लॉट इज रेफरिंग टू, आप लिख दोगे अ स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड, ठीक है, PEICE, पीस ऑफ लैंड, ठीक है, और आ सेक्शन इन अ गार्डन, सेक्शन इन अ गार्डन, ये आप लिख दोगे कि ईच प्लॉट यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है, अ स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड, एक स्पेसिफिक टुकड़े ऑफ लैंड को, ठीक है, या सेक्शन ऑफ अ गार्डन को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिलेक्ट विच ऑप्शंस इमिटेट्स द राइम स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ओके, तो इमिटेट मतलब कॉपी कर रहा है, इनमें से कौन सा राइम स्कीम को कॉपी कर रहा है। तो ऊपर हमारा क्या है राइम स्कीम, देख लेते हैं, वाइड कंसाइड, ए आ रहा है आपका राइम स्कीम, तो देखते हैं इनमें से ए किसकी है, क्लियर चीयर, तो ऑब्वियसली किसकी है, क्लियर टीयर्स, ठीक है, क्लियर टीयर्स, नहीं ये नहीं हो रहा, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिलेक्ट द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट कन्वेज दैट गार्डनिंग ब्लेंड्स एस्थेटिक ब्यूटी विद नेचुरल ग्रोथ, ठीक है, जो हमारा क्या है, एक लाइन जो एक्सट्रैक्ट से हमने पिक करनी है, जिससे हमें ये मीनिंग निकलकर समझ में आ रहा है कि गार्डनिंग जो है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, ब्लेंड हो जाती है, ठीक है, किससे, नेचर के साथ। ओके क्लियर, तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कौन सी लाइन है, करते हैं ऊपर एक्सट्रैक्ट, वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, है ना, ब्लेंड होगी ना उसके साथ, नेचर के साथ। ओके, तो यहाँ पर नेचर और मैन के बीच में जो है इंटरकनेक्शन जो है वो बताया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द प्लॉट इज लाइकेंड टू कैनवास सजेस्टिंग दैट, अच्छा प्लॉट को जो है ना, हर एक प्लॉट को कैनवास की तरह बताया है, ठीक है, इससे क्या पता चलता है, सजेस्टिंग दैट, इससे मुझे क्या पता चला, दैट गार्डन इज लाइक अ पेंटिंग, ठीक है, गार्डन इज लाइक अ पेंटिंग, कि गार्डन किसकी तरह है बच्चे, पेंटिंग की तरह है, वेयर गार्डनर्स, ठीक है, क्रिएट, जहां पर गार्डनर्स क्या क्रिएट करते हैं, ब्यूटी यूजिंग, ठीक है, प्लांट्स एंड फ्लावर्स। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, कि हर एक प्लॉट को जो है, जहां पर क्या है, कैनवास से रिलेट किया है। कैनवास क्या होता है, ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर पेंटर पेंट करता है, तो यहाँ पर हर एक प्लॉट को जो है कैनवास ही बोल दिया, क्योंकि इस कैनवास के ऊपर, कैनवास मतलब ये पीस ऑफ लैंड, ठीक है, इसके ऊपर क्या करेगा, गार्डनर करेगा पेंटिंग, राइट, तो गार्डनर, बिकॉज सजेस्टिंग दैट गार्डन लाइक अ पेंटिंग, ठीक है, गार्डन जो है वो एक पेंटिंग की तरह, वेयर गार्डनर्स क्रिएट ब्यूटी। ओके, जहां पर गार्डनर क्या करते हैं, ब्यूटी क्रिएट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। व्हाई हैज द पोएट मोस्ट लाइकली यूज द वर्ड वाइड इंस्टेड ऑफ लॉन्ग इन कैनवास वाइड, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कैनवास वाइड ही क्यों यूज किया, कैनवास लॉन्ग क्यों नहीं यूज किया, ठीक है, तो इसका सिंपल सा रीजन हो सकता है बेटा, बिकॉज इट सजेस्ट ओपननेस एंड अ ब्रॉड स्पेस, ठीक है, कोई चीज खुली होती है तो उसके लिए हम वाइड ही बोलते हैं, चौड़ा, है ना, तो इससे हम क्या लिख देंगे, बिकॉज इट सजेस्ट, क्या सजेस्ट कर रहा है, ओपननेस, की काफी खुली जगह है, ठीक है, गार्डनर के पास करने के लिए, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, एंड आ
BROAD, ब्रॉड स्पेस, ठीक है, ब्रॉड स्पेस लाइक आ ब्रॉड कैनवास, ठीक है, किसकी तरह, ब्रॉड कैनवास की तरह, वेयर क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, मैं बोल रही हूँ आप लिख लीजिए, वेयर क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस कैन बी शोन मोर क्लियरली, ठीक है, जहां पर जो क्रिएटिविटी है और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है उसको ज्यादा क्लियरली क्या करा जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। ऑलराइट, तो दोबारा से एक बार बोल देती हूँ, वो बोल रहा है कि कैनवास वाइड ही क्यों यूज किया, कैनवास लॉन्ग क्यों नहीं यूज किया, तो कैनवास वाइड क्या सजेस्ट करता है, ओपननेस एंड अ ब्रॉड स्पेस, ठीक है, लाइक ब्रॉड कैनवास वेयर क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कैन बी शोन मोर क्लियरली। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव द रीजंस फॉर द कंपैरिजन मेड बाय द पोएट इन द पोएम, ओके, तो कंपैरिजन के रीजंस देने हैं, जैसे पेंटर को गार्डनर के साथ कंपेयर किया है, पैलेट को अर्थ के साथ कंपेयर किया है, ब्रश स्ट्रोक्स को सीड्स के साथ किया है, कैनवास को गार्डन प्लॉट बोल दिया है, ओके, तो इनके कंपैरिजन के पीछे क्या रीजन है, तो इसका सिंपल सा रीजन आप लिख दोगे, तो इनके आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ऑलराइट, तो देखिए पेंटर को किसके साथ कंपेयर किया है, गार्डनर के साथ कंपेयर किया है, बिकॉज बोथ यूज देयर विजन एंड एफर्ट टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल फ्रॉम अ ब्लैंक स्पेस, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, अपने विजन को यूज करते हैं, अपने एफर्ट्स को यूज करते हैं कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करने के लिए बिल्कुल ब्लैंक स्पेस पर, ओके, जैसे पेंटर जो है बिल्कुल प्लेन जो होता है, कैनवास होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, उसके ऊपर करता है, वन यूजेस अ कैनवास एंड द अदर यूजेस सॉइल, ओके, चलिए पैलेट लाइक अर्थ, ठीक है, पैलेट लाइक अर्थ, तो बोथ आर द फाउंडेशंस, ठीक है, जैसे पैलेट और अर्थ दोनों ही क्या है बच्चे, फाउंडेशंस है, पैलेट के अंदर जो पेंटर है वो कलर मिक्स करेगा, ओके, और अर्थ के अंदर जो है आपको सॉइल मिलेगी विच इज द फाउंडेशन, ठीक है, जिसके ऊपर सीड्स बोए जाएंगे, मिक्स किए जाएंगे, तो बोथ आर द फाउंडेशंस वेयर कलर्स और लाइफ आर मिक्स्ड एंड नर्चर्ड, ओके, जहां पर क्या करे जाएंगे, कलर्स और लाइफ को क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा और नर्चर किया जाएगा, ओके। ब्रश स्ट्रोक्स को सीड्स के साथ कंपेयर क्यों करा, बिकॉज बोथ आर द इनिशियल पर्पसफुल एक्शंस, क्योंकि उसके बाद देखो अब जो पेंटर है उसने अपने कलर मिक्स कर लिए पैलेट में, और जो गार्डनर है उसको अर्थ मिल गया, ठीक है, अर्थ मिल गया मतलब सॉइल मिल गई जिस पर वो अपने बीजों को बोएगा। अब नेक्स्ट स्टेप तो बीजों को बोना है ना, ठीक है, जैसे ब्रश स्ट्रोक पेंटर चलाएगा कैनवास के ऊपर तभी ब्यूटीफुल पेंटिंग क्रिएट होगी, ऐसी अब अर्थ मिल गया, एक फाउंडेशन मिल गई, उसमें सीड्स लगाए जाएंगे, तो सीड का लगाना इज लाइक ब्रश स्ट्रोक, तो ये क्या है, इनिशियल और पर्पसफुल एक्शन है दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन अ ब्यूटीफुल और फर्निश्ड मास्टरपीस या फिनिश्ड मास्टरपीस, ओके, कि दोनों ही इनिशियल या पर्पसफुल एक्शन है जिनका क्या रिजल्ट निकलेगा, ब्यूटीफुल और फिनिश्ड मास्टरपीस बाद में बनेगा, ओके। कैनवास को गार्डन प्लॉट के साथ क्यों कंपेयर किया, बिकॉज बोथ आर सर्फेसिस, दोनों ऐसी सर्फेसिस है वेयर द आर्टिस्टिक विजन कम्स टू लाइफ, जहाँ पर आर्टिस्ट की जो विजन है ना वो कम्स टू लाइफ, ठीक है, मतलब कि उसको आप देख पाओगे, जैसे कैनवास पर पूरी पेंटिंग तैयार हो जाएगी, उसको आप देख पाओगे, एक पेंटर की विजन को, एक उसके आर्टिस्टिक स्किल को, ओके, और गार्डनर ने क्या बना दिया, गार्डन प्लॉट, ठीक है, मतलब कि गार्डन का ही निर्माण कर दिया, ठीक है, उसने स्किल अपने यूज की लेकिन नेचर ने उसके अंदर आर्ट भरा, कलर भरा, ओके, तो दोनों ने ही क्या करा, अपने आर्टिस्टिक विजन को, दोनों ही ऐसे सर्फेस है जिसके ऊपर आर्टिस्टिक विजन को क्या किया जाता है, लाइफ मतलब कि कम्स टू लाइफ, मतलब कि उसमें जान आ जाती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है बच्चे, let me quickly check in your book. So question number 3, answer the following questions. There are overall 6 questions, ठीक है, 6 questions है, 6 questions के जो आंसर्स हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं, उसके बाद vocabulary इन कॉन्टेक्स्ट आएगा, तो पहले 6 क्वेश्चन के आंसर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द मेटाफोर ब्रश स्ट्रोक ऑफ सीड्स एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गार्डनिंग एज एन आर्ट फॉर्म, ठीक है, वो बोल रहा है जो मेटाफोर यूज किया है सीड्स को, जो प्लांटेशन ऑफ सीड्स है उसको ब्रश स्ट्रोक्स के साथ जो पेंटर जो है करता है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर किया गया है, इससे गार्डनिंग की जो मतलब कि गार्डनिंग की अंडरस्टैंडिंग है ना कि वो एक कला की तरह दर्शाई जा रही है यहाँ पे, तो वो कैसे इमेज गार्डनिंग की इनहैंस हो रही है, ओके। तो द मेटाफोर ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स शोज दैट गार्डनिंग इज सिमिलर टू पेंटिंग, ठीक है, जो ब्रश स्ट्रोक ऑफ सीड्स है इससे ये पता चलता है कि गार्डनिंग बिल्कुल किसकी तरह है, पेंटिंग की तरह है। जस्ट एज अ पेंटर यूजेस ब्रश ड्रॉप्स टू क्रिएट अ पिक्चर, ठीक है, जैसे पेंटर क्या यूज करता है, ब्रश स्टॉक्स को यूज करता है, ठीक है, पिक्चर को क्रिएट करने के लिए, गार्डनर जो है प्लांट करता है सीड्स को टू क्रिएट ब्यूटीफुल गार्डन। दिस कंपैरिजन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट गार्डनिंग इज आल्सो क्रिएटिव आर्ट फॉर्म, ठीक है, इस कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि गार्डनिंग भी क्या है, क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है। यहाँ पर ब्रश स्टॉक्स कर लेना, ठीक है, ब्रश स्टॉक्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोएट्स पर्सपेक्टिव ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड क्रिएटिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन, ठीक है, तो आपको इस लाइन से
पोएट के मतलब कि पोएट क्या सोच रहा है, ठीक है, नेचर और क्रिएटिविटी में क्या लिंक है, ठीक है। ईच प्लॉट कैनवास वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, ठीक है। इस लाइन से आपको पोएट का क्या पर्सपेक्टिव झलक कर सामने निकल कर आ रहा है, उसकी सोच क्या निकल कर आ रही है। वी कैन इन्फर दैट पोएट बिलीव्स नेचर एंड क्रिएटिविटी आर क्लोजली कनेक्टेड, ठीक है। पोएट ये बिलीव करता है कि नेचर है और जो क्रिएटिविटी है वो क्लोजली कनेक्टेड है। अ गार्डन बिकम्स अ प्लेस वेयर ह्यूमन क्रिएटिविटी, एक गार्डन ऐसी जगह बन रही है जहाँ पर ह्यूमन की क्रिएटिविटी मतलब कि गार्डनिंग एंड द नेचुरल ग्रोथ, ठीक है, वो कम टुगेदर टू क्रिएट ब्यूटी, ठीक है, दोनों साथ में मिलकर आगे आ रही है तभी ब्यूटीफुल गार्डन जो है वो क्रिएट हो रहा है। ओके, तो दोनों में क्या है, इंटरकनेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द इमेजिनी इन द पोएम सक्सेसफुली पेंट्स अ विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट, ठीक है, कि क्या जो है रीडर्स जो है क्या वो एक्चुअल में गार्डन को इमेजिन कर पाएंगे, ठीक है, अपने माइंड में। तो यस, बिल्कुल, जो इमेजरी है इन द पोएम सक्सेसफुली पेंट्स अ विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड बिकॉज द पोएट यूजेस विविड कलर्स, क्योंकि पोएट ने ना बहुत सारे कलर्स का यूज किया, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन एंड एक्टिव डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, जैसे डांसिंग ब्लॉसम्स टू हेल्प रीडर्स सी द गार्डन, ठीक है, जिससे जो रीडर है वो गार्डन को उसकी इमेज जो है अपने माइंड में बना पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सपोर्ट द व्यू दैट पोएट्स मेंशन ऑफ द कलर येलो बिसाइड्स रेड, ब्लू, ग्रीन वुड हैव लेंट इफेक्टिवली टू द इमेजरी। तो वो बोल रहा है कि पोएट ने ना यहाँ पर जो कलर्स का यूज किया है, रेड, ब्लू और ग्रीन का कलर का यूज किया है स्टैंजा में, ठीक है, उसने येलो कलर को स्किप किया। अगर वो येलो कलर यहाँ पर करता ना यूज, ठीक है, तो उससे इमेजरी जो है ना, जो रीडर्स सोच पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता प्रोसेस, मतलब कि और ज्यादा अच्छे से वो इमेजिन कर पाते हैं। ऐसा क्यों, येलो कलर की खासियत बतानी है आपने। ओके, क्वेश्चन को समझो। तो इंक्लूडिंग येलो कलर, येलो वुड हैव मेड द इमेजरी इवन ब्राइटर, क्योंकि येलो कलर हमें पता है ब्राइट कलर है, ठीक है, जान भर देता है। तो येलो कलर अगर हम यूज करते हैं तो उससे इमेजरी हमारी क्या हो जाती है, और ज्यादा ब्राइटर हो जाती एंड मोर चीयरफुल। ओके, रिप्रेजेंटिंग सनलाइट एंड वार्मथ, ठीक है, जिससे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते थे, सनलाइट, क्योंकि सनलाइट को भी अक्सर येलो ही दिखाया जाता है, एंड वार्मथ। ओके, मोर ओवर मेनी फ्लावर्स सच एज फ्लावर, सनफ्लावर्स, मैरीगोल्ड एंड डैफोडिल्स, ये येलो कलर के होते हैं। दिस कलर एड्स ब्राइटनेस एंड वैरायटी टू द पिक्चर ऑफ द गार्डन, ठीक है, ये कलर क्या ऐड करता है, ब्राइटनेस, ठीक है, एक चमक ऐड करता है और वैरायटी ऐड करता है टू द पिक्चर ऑफ द गार्डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। Considering the line gardens become painting still, what can you interpret about the poet's view on the timelessness of nature's beauty? तो बच्चे इस लाइन से क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, उसने साफ साफ दे ही दिया है कि गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल से क्या मतलब है, पोएट की क्या व्यू के बारे में आप समझे कि वो क्या बताना चाह रहा है, टाइमलेसनेस ऑफ नेचर्स ब्यूटी के बारे में क्या बताना चाह रहा है। तो बेसिकली आपने इसको ही एक्सप्लेन करना है, टाइमलेसनेस ऑफ नेचर्स ब्यूटी। ओके, द लाइन गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल सजेस्ट दैट पोएट बिलीव नेचर्स ब्यूटी इज टाइमलेस, ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि नेचर की ब्यूटी क्या है, टाइमलेस है एंड लास्टिंग है, ठीक है, मतलब कि इसके ऊपर टाइम का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ओके, कहने का मतलब जैसे पर्सन के ऊपर, लिविंग बींग्स के ऊपर तो टाइम का असर पड़ता है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम एज में बड़े होते जाएंगे एंड वी ग्रो ओल्ड, राइट, और एक दिन ऐसा आएगा दैट वी पेरिश, ठीक है, हम डाई, हम मर जाएंगे, लेकिन नेचर के ऊपर कभी भी टाइम का कोई असर नहीं होता। ओके, क्लियर, इट इज एवर लास्टिंग, नेचर तो है एवर लास्टिंग है, क्या है, परमानेंट है। ओके, जबकि मॉर्टल्स क्या हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वी आर ट्रांजिएंट, ठीक है, ट्रांजिएंट कह लो या टेम्परेरी कह लो। ओके, बोथ मीन्स द सेम। ओके, तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इस टाइमलेस को जो मैंने बोला है आप ये लिखकर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, इवन दो सीजन्स चेंज द ब्यूटी क्रिएटेड इन गार्डन्स रिमेन्स लाइक अ पेंटिंग दैट कैन बी एडमायर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, चाहे सीजन्स बदलते हो लेकिन जो ब्यूटी क्रिएट होती है ना गार्डन में वो हमेशा एक पेंटिंग की तरह क्या रहती है, रह जाती है, ठीक है, लिखा है ना, रिमेन्स लाइक अ पेंटिंग दैट कैन बी एडमायर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसको हम लंबे समय तक क्या करते रहेंगे, एडमायर करते ही रहेंगे। ओके, क्लियर, क्योंकि हर बारी चाहे सीजन बदलेगा, ठीक है, पतझड़ भी होगा, फूल झड़ जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा स्प्रिंग एवरी ईयर आएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहेगी, ठीक है, और हर बारी वो गार्डन जो है ना दैट विल गेट रिन्यूड, ठीक है, वो रिन्यू हो जाएगा, उसमें एक नई जान भर जाएगी, नए फूल आ जाएंगे। ओके, क्लियर, तो नेचर जो है ना दैट इज एवर लास्टिंग, उसका कोई अंत नहीं है, ये बताने का मतलब है यहाँ पे। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोम कैनवास ऑफ सॉइल, कैनवास ऑफ सॉइल जो है टाइटल है, कैसे जो है ये जस्टिफाई आप इसको कर सकते हो कि जो टाइटल है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस पोम का। ओके, तो इसका मीनिंग ही बताना है आपने बच्चे। कैनवास ऑफ सॉइल इज परफेक्ट बिकॉज इट समराइजेज द सेंट्रल थीम, क्योंकि सेंट्रल थीम को जो समराइज करता है दैट द अर्थ इज अ सर्फेस अपॉन विच द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज पेंटेड, क्योंकि अर्थ एक ऐसी सरफेस है, सॉइल, सॉइल तो मतलब अर्थ पर ही मिलेगी, राइट, कि अर्थ एक ऐसी सरफेस है जिसपे ब्यूटी ऑफ लाइफ जो है वो पेंट की जाती है थ्रू गार्डनिंग। ओके, क्लियर, जैसे कैनवास के ऊपर पेंटर पेंट करता है ना,
ठीक है, एक मास्टरपीस क्रिएट करता है, ठीक है, अपने स्किल को दर्शाता है। वैसे ही गार्डनर जो है ना, इस सॉइल के ऊपर, उसके लिए सॉइल जो है कैनवस की तरह है, इसके ऊपर वो अपने स्किल को जो है वो यूज करता है और एक जो आर्ट वर्क ऑफ नेचर है उसको क्रिएट करने में क्या करता है, मदद करता है। ओके, जहां पर नेचर और जो ह्यूमन बीइंग है दोनों के जो एफर्ट्स हैं आपस में इंटरकनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर, दोनों आपस में मिलेंगे, कोइंसाइड करेंगे, तभी ये गार्डन जो है इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो पाएगी। मान लो गार्डनर ने तो सीड डाल दी, लेकिन नेचर ने अगर अपना कमाल नहीं दिखाया तो ये सीड जो है वो नहीं उपजेंगे। ओके, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 के 6 क्वेश्चंस जो हैं बच्चे वो डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फटाफट से देख लेते हैं। द पोएट रेफर्स टू द शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड, ब्लू इन द पोएम। लेट अस रीड सम ऑफ द नेम्स ऑफ द डिफरेंट शेड्स ऑफ दीज कलर्स। ठीक है, तो बच्चे बहुत सारे शेड्स के नाम दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत तो जो है वो पता भी नहीं होंगे हमें। ठीक है, तो अब बोला क्या गया है वो देख लेते हैं। नाउ डिस्कस इन पेयर्स एनी टू थिंग्स दैट यू कैन एसोसिएट विद दीज कलर्स। ठीक है, तो इन कलर्स के साथ ना हम कुछ चीजों को एसोसिएट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, किन किन चीजों को एसोसिएट कर सकते हैं, आई हैव रिटन देम फॉर यू। ओके, जैसे रस्टी रेड जो है इससे ब्रिक और रस्ट को जो है एसोसिएट कर सकते हैं। सैल्मन जो है फिश भी होती है, फ्लावर है। स्कारलेट रोज एप्पल, क्रिम्सन ब्लड रोज, ठीक है, ब्लड रेड ब्लड विस्कस, वर्मिलियन सिंदूर होता है बच्चे, सनसेट को भी बोलते हैं। पाइन ग्रीन जो पाइन ट्री फॉरेस्ट। ओके, इंडियन ग्रीन नेशनल फ्लैग जो है, फील्ड्स। ओके, तो बच्चे ये लिख दिया आपके लिए, ये आने वाला नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, तो इसको आप एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड पेंटिंग रिलेटेड वर्ड्स लाइक पैलेट, ब्रश स्ट्रोक्स, शेड्स, ह्यू, कलर्स एंड कैनवास। ठीक है, ये सब कुछ हमने वर्ड्स पढ़े हैं पोएम में। हाँ बिल्कुल ठीक। नाउ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड डिस्कस इन पेयर्स व्हाट द अंडरलाइन पेंटिंग रिलेटेड वर्ड्स माइट मीन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ये पैराग्राफ में ना कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये भी पेंटिंग रिलेटेड वर्ड्स है, लेकिन इनका क्या मीनिंग है हमने वो डिस्कस करना है। जैसे फर्स्ट वन उसने हमें करके दिखाया है, जैसे आई थिंक डैश मीन्स डैश बिकॉज द पैसेज टॉक्स अबाउट डैश। ठीक है, आई थिंक पोर्ट्रेट मीन्स, ठीक है, पोर्ट्रेट का क्या मीनिंग है बच्चे, पिक्चर ऑफ समवंस फेस। ठीक है, किसी के चेहरे की पिक्चर, बिकॉज द पैसेज टॉक्स अबाउट कैप्चरिंग अ फ्रेंड्स फीचर। ठीक है, क्योंकि पैसेज किसके बारे में बात करता है, कैप्चरिंग द फ्रेंड्स फीचर, वही उसकी पिक्चर खींच रहा है। ओके, तो किसी की पिक्चर खींचना मतलब पोर्ट्रेट। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इनमें देखिए ये सारे वर्ड्स जो हैं अंडरलाइन है, इनका आपको मीनिंग बताना है। देखते हैं फटाफट से, ये आपके लिए करके रखा है मैंने। डिस्कस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पेंटिंग रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, जैसे ईजल, तो मैं सीधा बच्चे उसका मीनिंग लिख दिया। ईजल मीन्स अ स्टैंड यूज टू होल्ड कैनवास। ठीक है, ईजल जो होता है एक स्टैंड होता है, जिस स्टैंड के ऊपर जो है कैनवास जो है पेंटर लगाता है। वाई पेंटिंग बिकॉज द पैसेज सेज ईच स्टूडेंट फ्रेम द कैनवास ऑन इट। ठीक है, क्योंकि पैसेज में लिखा है कि हर एक स्टूडेंट ने क्या करा है, फ्रेम द कैनवास ऑन इट। ठीक है, इसके ऊपर ही कैनवास को क्या करा है, फ्रेम करा है, तो ईजल के ऊपर ही करा होगा। ओके, कैनवास का मतलब क्या है बच्चे, कैनवास मीन्स अ क्लोथ और सरफेस ऑन विच आर्टिस्ट पेंट्स बिकॉज द स्टूडेंट्स वर्कड ऑन इट। ठीक है, क्योंकि कैनवास जो होता है वो क्लोथ होता है जिसके ऊपर आर्टिस्ट पेंट करते हैं, और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट ने उसके ऊपर काम किया है। ओके, टोनल रेंज मीन्स द वैरायटी ऑफ लाइट एंड डार्क शेड्स इन अ पेंटिंग। ओके, टोनल रेंज का मतलब है वैरायटी ऑफ लाइट एंड डार्क शेड्स। ठीक है, बिकॉज द टीचर इनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज डिफरेंट शेड्स एंड ह्यूज। ओके, आगे पोर्ट्रेट का मीनिंग है अ पेंटिंग और अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन बिकॉज द स्टूडेंट पेंटेड हिज फ्रेंड्स फीचर। ओके, तो ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अंडर पेंटिंग मीन्स, ठीक है, अंडर पेंटिंग का क्या मतलब है, फर्स्ट लेयर ऑफ पेंट दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ अ पेंटिंग। ठीक है, जैसे पूरा कैनवास बिल्कुल ब्लैंक है ना, जो फर्स्ट लेयर है ना उसकी, जो इस पेंटिंग का बेस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अंडर पेंटिंग। ओके, बिकॉज द स्टूडेंट कंप्लीटेड इट बिफोर एडिंग द फाइनल कलर्स, क्योंकि स्टूडेंट ने इसको पहले ही कंप्लीट कर लिया था फाइनल कलर्स ऐड करने से पहले, तो ऑब्वियसली पहले बेस कलर ऐड करेगा, तो जिसको बोलते हैं अंडर पेंटिंग। ओके, मोरल, मोरल का मतलब क्या होता है, मीन्स लार्ज पेंटिंग मेड डायरेक्टली ऑन अ वॉल। मुरल इज अ लार्ज पेंटिंग जो सीधा वॉल के ऊपर बना दी जाती है, बिकॉज अनदर स्टूडेंट पेंटेड स्प्रिंग डे ऑन द क्लासरूम वॉल, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट ने क्या करा था, स्प्रिंग डे पेंट किया था किसके ऊपर, क्लासरूम वॉल के ऊपर, तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मुरल बोल सकते हैं। ओके, क्लियर। विद दिस बच्चे आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। इसके बाद का पार्ट जो है वो आपका देख लेते हैं, लिसन एंड रिस्पॉन्ड है। इसके लिए आपको 264 पेज नंबर पे जो स्क्रिप्ट दे रखी है, ठीक है, वो आप रीड करना एंड देन इसको आप आंसर पैसेज के वे में कर लेना। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो जाएगी। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद प्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन bye bye, stay tuned and take care of yourself.